मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट, दो शब्द हैं यहाँ पर बड़े कंफ्यूजिंग हैं। एक तो मेल स्टेरिलिटी और दूसरा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दोनों में फ़र्क देखिए और साथ में मेल स्टेरिलिटी को भी समझिए क्या होता है, ठीक। और बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि मेल स्टेरिलिटी एक्चुअल में क्या है और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। देखो ये मैंने बनाया एक फ्लावर। कैसा है ये फ्लावर? बायसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है भाई, क्योंकि ये रहा इसका फीमेल पार्ट और ये है इसका मेल पार्ट। फीमेल पार्ट में भी इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और ये पार्ट है अपना ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या होता है? ओविल, ठीक। एक और बनाओ, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं। ये रहा इसका मेल पार्ट। मेल पार्ट में इसको क्या बोलते हैं? एंथर। ये एंथर क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन ये क्या होते हैं इसके? मेल गैमीट। और इस ओवेरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल क्या होते हैं इसके? फीमेल गैमीट, ठीक है। ये यहाँ पर भी बना दिया हमने। ये भी कैसा है? बायसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो मेल स्टेरिलिटी क्या होती है और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है, पहले तो नाम से समझ में आ गया, मेल। स्टेरिलिटी का मतलब बांझपन। मतलब मेल स्टेरिलिटी में जो मेल होगा, मेल क्या मतलब आपका एंथर, वो नॉन फंक्शनल पॉलन ग्रेन बनाएगा, नॉन फंक्शनल गैमीट बनाएगा। यानी कि ये जो मेल गैमीट बनेंगे वो कैसे होंगे? नॉन फंक्शनल, ठीक है। या फिर मेल गैमीट बनेंगे ही नहीं, एब्सेंट होंगे। दो कंडीशन है, या तो मेल गैमीट नॉन फंक्शनल होंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, या फिर बनेंगे ही नहीं, या तो नॉन फंक्शनल या फिर एब्सेंट। मतलब ये जो नॉन फंक्शनल मेल गैमीट है ये ना तो सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएंगे और ना ही क्रॉस पॉलिनेशन कर पाएंगे। मेल स्टेरिलिटी में जो मेल गैमीट है वो सेल्फ और क्रॉस किसी भी तरह का पॉलिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मेल गैमीट ही नॉन फंक्शनल है। मेल गैमीट नॉन फंक्शनल है या फिर वो एब्सेंट है, तो ना सेल्फ पॉलिनेशन होगा और ना ही क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक। ये तो है मेल स्टेरिलिटी जिसमें मेल गैमीट ही खराब होता है। दूसरा होता है आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये क्या चीज़ होती है भाई? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, ये जो मेल गैमीट बने हैं ये नॉन फंक्शनल नहीं होते, ये नॉन फंक्शनल नहीं होते, ये होते तो कैसे हैं? फंक्शनल, लेकिन ये खुद का सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते। क्या होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? जो मेल गैमीट बनते हैं वो फंक्शनल होते हैं, वो काम कर सकते हैं, वो फर्टिलाइज कर सकते हैं, वो होते फंक्शनल है, लेकिन वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते। उसके कई वजह हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे जब इसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को पढ़ेंगे तब। तो जो फंक्शनल पॉलन ग्रेन है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। ये होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में सेल्फिंग नहीं होगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जरूर होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है। जबकि मेल स्टेरिलिटी में ये दोनों ही नहीं होते। यही अंतर है मेल स्टेरिलिटी में और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो मेल स्टेरिलिटी को सिंपल सी भाषा में एक लाइन में अपन समझा सकते हैं। एक लाइन में क्या, मैं तो कहूँगा 3 शब्द में मेल स्टेरिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। मेल स्टेरिलिटी मीन्स नॉन फंक्शनल पॉलन ग्रेन, नॉन फंक्शनल मेल गैमीट हो गया मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी इट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ नॉन फंक्शनल पॉलन ग्रेन और आइदर इट इज द एब्सेंस ऑफ फंक्शनल पॉलन ग्रेन, इट इज कॉल्ड एज मेल स्टेरिलिटी। अब मेल स्टेरिलिटी भी एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है, इसको मिटा दूं बस काम खत्म।
मेल स्टेरिलिटी समझ गए ना। अब बात करते हैं अपन मेल स्टेरिलिटी के टाइप की, कितने टाइप की होती है मेल स्टेरिलिटी। देखो भाई, मेल स्टेरिलिटी एक कैरेक्टर है, ये जो मेल स्टेरिलिटी है ये क्या है, एक कैरेक्टर है, ये भी एक विशेषता है, या फिर कहो इसको एक ट्रेट है ये, ठीक है। और कोई भी कैरेक्टर हो वो किससे कंट्रोल होता है, हमेशा जीन से कंट्रोल होता है। और जीन कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। क्या ये पूरा सच है, नहीं। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है। डीएनए क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। सेल में 3 जगह डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर तो है ही, ये जो अपना मेन डीएनए है, लेकिन इसके अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। और जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में है, वही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है, साइटोप्लाज्म का। मतलब डीएनए न्यूक्लियस के साथ साथ, डीएनए न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी होता है। आई बात समझ में, ठीक। तो ये जो जीन है ये मेल स्टेरिलिटी वाला कैरेक्टर बना रहा है, ठीक। अगर ये जीन इस न्यूक्लियस का है, अगर ये जीन जिसकी वजह से मेल स्टेरिलिटी हो रही है, अगर ये जीन इस न्यूक्लियस का है, तो उस मेल स्टेरिलिटी को कहते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। क्या कहा जाता है उसे, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। आई बात समझ में। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी किसके द्वारा होगी, न्यूक्लियर जीन के द्वारा। अगर वो जीन किस डीएनए का है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसे कहेंगे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जाते हैं वो देखो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को किसने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर वैज्ञानिक हैं लेविस एंड क्रोन है, 1956 में। ये बात आप याद रखना, ठीक है। लेविस एंड क्रोन है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को डिस्कवर किया था 1956 में, ठीक। ये जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, ये जिस जीन से ये कंट्रोल हो रही है, वो जीन कैसा होता है, रिसेसिव जीन होता है, ठीक है। इस रिसेसिव जीन को अपन लिखते हैं स्मॉल m और स्मॉल s से, ठीक है। तो मोस्टली जनरली जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है वो रिसेसिव जीन से ही कंट्रोल होती है, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, जिनके अंदर डोमिनेंट जीन से भी मेल स्टेरिलिटी होती है। और वो एक्सेप्शंस हैं आपके सैफफ्लावर, ठीक है। और वो एक्सेप्शन है आपका कॉटन और आपका वीट। ये 3 याद रखो आप, कौन कौन सा बताया मैंने, एक है सैफफ्लावर, कॉटन और वीट। ये 3 एक्सेप्शन है। सैफफ्लावर, कॉटन और वीट के अंदर जो मेल स्टेरिलिटी होगी वो डोमिनेंट जीन से होगी, लेकिन नॉर्मली रिसेसिव जीन से होती है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो जीन है इसके अंदर चेंजेस किसने लाया। इस जीन के अंदर जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ होगा जिसकी वजह से मेल स्टेरिलिटी हुई। वो चेंजेस किसकी वजह से हुआ, वो चेंजेस क्यों हुआ। तो बेसिकली उस चेंजेस का कारण है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल म्यूटेशन। ये मोस्ट कॉमन रीजन है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर मेल स्टेरिलिटी, MS, ठीक है। इसके अलावा हम केमिकल ट्रीटमेंट से भी इस जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को ला सकते हैं। किसी भी प्लांट में केमिकल का ट्रीटमेंट करो तो मेल स्टेरिलिटी को लाया जा सकता है। तो मोस्ट, ठीक है। तो जिस केमिकल से हम म्यूटेशन, एक्चुअली में जो हम म्यूटेशन, सॉरी, जिस केमिकल का यूज़ करके हम मेल स्टेरिलिटी ला रहे हैं, एक्चुअली में उस केमिकल का यूज़ हम कर रहे हैं म्यूटेशन में। इसलिए उस केमिकल को क्या कहते हैं हम, म्यूटाजन। वे एजेंट जो कि म्यूटेशन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, म्यूटाजन। म्यूटेशन के ऊपर एक अच्छी सी क्लास बनेगी अपनी, और कई सारे लेक्चर बनेंगे, उसमें बनाऊंगा मैं। तो वो केमिकल जो कि म्यूटेशन कॉज करते हो, अब वो कोई भी केमिकल हो सकता है या फिर वो नॉन केमिकल भी हो सकते हैं, वो रेज भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी हो सकती हैं, उनको क्या बोलते हैं, म्यूटाजन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन म्यूटाजन कौन कौन से होते हैं। मोस्ट कॉमन म्यूटाजन, एक तो है आपका गामा रेस,
ठीक, सुना होगा आप लोगों ने गामा रेज। और एक है आपका EMS, इसको बोलते हैं हम इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दो जो है वो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन है जिनका यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग दी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लेते हैं कि बताओ सोरगम के अंदर किस म्यूटाजन का यूज़ होता है। सोरगम में हम यूज़ करते हैं कॉल्सीचिन का। किसका यूज़ करते हैं? कॉल्सीचिन का। और आपसे पूछ ले कि बताओ व्हीट, मेज और ग्राउंडनट, इसके अंदर अपन यूज़ करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड का। इथिडियम ब्रोमाइड, इन पर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ये आपका है व्हीट के अंदर, मेज के अंदर और ग्राउंडनट में। व्हीट, मेज और ग्राउंडनट में अगर म्यूटेशन करना हो हमें तो इस म्यूटेशन का हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड का। इसके अलावा एक है आपका एसीटोन। एसीटोन का यूज़ करते हैं हम बार्ले के अंदर। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये सब इसी का पार्ट है अभी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का। ठीक, और क्या बातें याद रखनी है? और ये बात याद रखनी है कि जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है ये एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव है। एनवायरमेंटल सेंसिटिव है। बेसिकली आपकी ये टेम्परेचर और फोटो पीरियड से सेंसिटिव होती है। टेम्परेचर और फोटो पीरियड से सेंसिटिव होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको मेल स्टेरिलिटी में याद रखनी है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि भाई मेल स्टेरिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है। वहाँ पर 3 लाइन अपन को मेंटेन करती है, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। बी लाइन को मेंटेनर लाइन कहा जाता है। पहले ए लाइन और बी लाइन का क्रॉस होता है, फिर उससे हाइब्रिड बनता है, फिर उस हाइब्रिड का बैक क्रॉस किया जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से अपनी 50% मेल स्टेरिलिटी मिलेगी, 50% आपके फर्टाइल मिलेंगे। फर्टाइल को रिमूव कर दो, मेल स्टेराइल उनको रख दो। उसको अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, बेवजह कन्फ्यूज़न होगा। उसको अपन पढ़ेंगे जब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी जो है, इस जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ कहाँ पर होता है? जहाँ कहीं पर भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हमको करना हो इन सेक्सुअली प्रोपागेटेड प्लांट। सेक्सुअली प्रोपागेटेड प्लांट मतलब जहां पर सीड प्रोडक्शन हो रहा हो, जहां पर इकोनॉमिक पार्ट क्या हो, सीड हो। ठीक है, ये बात आप याद रखना कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ किया जाता है सेक्सुअली प्रोपागेटेड प्लांट, जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो वहां पर। ठीक है, अब कैसे मेंटेन करना है उसको अपन बाद में पढ़ेंगे जब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा जाएगा। वहाँ मैं आपको क्लियर कट समझाऊंगा कि ए लाइन क्या होता है, बी लाइन क्या है, आर लाइन क्या है, कैसे मेल स्टेरिलिटी को मेंटेन करना है। ठीक, ये तो बात हो गई अपनी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की। अब देखो दूसरा, अगर ये जीन इस साइटोप्लाज्म का है तो, अगर जीन साइटोप्लाज्म का है तो उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। सीधी सी बात है। यहाँ पर किससे होगा? साइटोप्लाज्मिक जीन से कंट्रोल होगी। साइटोप्लाज्मिक जीन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जीन, और हो सकता है वो क्लोरोप्लास्ट का जीन हो। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जीन हो सकता है। तो अगर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है मतलब वहाँ पर कौन सा जीन काम कर रहा है? जो साइटोप्लाज्म के अंदर है। साइटोप्लाज्म मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का या फिर क्लोरोप्लास्ट का जीन यहाँ पर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को किसने डिस्कवर किया था? यहाँ पर साइंटिस्ट हैं वेल्च एंड ग्रिम्बल। ये आता है रखना आपका, वेल्च एंड, एक और एल लगा लो, ग्रिम्बाल। वेल्च एंड ग्रिम्बल ने इसको डिस्कवर किया था। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट का साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज किया जाता है हाइब्रिड प्रोडक्शन इन एसेक्सुअली प्रोपागेटेड प्लांट। एसेक्सुअली प्रोपागेटेड प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है। और ये एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव नहीं होता, मतलब ये स्टेबल होता है। ये कैसा होता है? स्टेबल। ये कैसा एनवायरनमेंट सेंसिटिव, मतलब ये कैसा हो गया? अनस्टेबल। ठीक है, जबकि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कैसी होती है? स्टेबल होती है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे याद कर लो आप, राइस के अंदर पाई जाती है ये, इसके अलावा मेज के अंदर भी पाई जाती है, और देख लो कॉटन के अंदर भी ये पाई जाती है। ठीक, ये तो हो गया साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। यहीं तीसरा देख लो, अगर ये जीन कुछ एक्टिविटी साइटोप्लाज्म जीन डीएनए की वजह से हो रही है और कुछ एक्टिविटी न्यूक्लियस की वजह से हो रही है, मतलब ये जो मेल स्टेरिलिटी है वो आधी न्यूक्लियर जीन की वजह से और आधी साइटोप्लाज्मिक जीन की वजह से है,
तो उसे बोल देते हैं हम क्या, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में साइटोप्लाज्म का जीन भी रहेगा और न्यूक्लियर का जीन भी रहेगा, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर जीन भी रहेगा प्लस साइटोप्लाज्मिक जीन भी यहाँ पर होता है। यहाँ पर आप सिंपली एक चीज़ याद रखो कि ये भी आपका कैसा होता है, हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों टाइप के प्लांट में यूज़ किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, कॉम्बिनेशन है तो प्रोपागेटेड प्लांट। ठीक, सेक्सुअली और एसेक्सुअली प्रोपागेटेड प्लांट दोनों टाइप के प्लांट में इसका यूज़ कर सकते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। यहाँ पर भी आप एग्जांपल याद रखो, राइस और मेज मोस्ट कॉमन एग्जांपल। ठीक, हाँ, और हाँ एक चीज़ और तो अपन भूल गए, ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को किसने डिस्कवर किया था? यहाँ पर वैज्ञानिक हैं डेविस एंड जोन्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको डिस्कवर किया था डेविस एंड जोन्स ने। कहाँ? ऑनियन के अंदर, इस पर क्वेश्चन आता है। तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को डिस्कवर किया था डेविस एंड जोन ने इन ऑनियन के अंदर, प्याज के अंदर। ठीक भाई, ये तो हो गई तीसरी। अब देखो दो प्रकार की और है, अब कौन सी बची? ये तो अपन ने पढ़ ही लिया, अभी भी दो प्रकार की और है, वो देखो। अगर हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट से, ध्यान रखना केमिकल ट्रीटमेंट जिसमें म्यूटेशन नहीं करा रहे हम, अभी तो हमने केमिकल ट्रीटमेंट किया था जिसमें म्यूटेशन हो रहा था, जिसको अपन म्यूटाजन बोल रहे थे। अगर हम कोई नॉर्मल केमिकल ट्रीटमेंट कराएं जिसमें म्यूटेशन ना हो, डायरेक्ट मेल स्टेरिलिटी कॉज कर दें, तो उसको बोलेंगे हम क्या? केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? केमिकल का यूज़ करते हैं। अब आप खुद ही बताओ, अगर केमिकल का यूज़ कर रहे हो तो क्या ये मेल स्टेरिलिटी हेरिटेबल होगी? क्या ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी? नहीं जाएगी। ये जो कैरेक्टर है ये सिर्फ उसी पीढ़ी में रेस्ट्रिक्टेड रह के रह जाएगा। मतलब जिस पीढ़ी में आप, जिस जनरेशन में आप इस केमिकल का यूज़ कर रहे हो, सिर्फ उसी प्लांट में मेल स्टेरिलिटी आएगी। जब वो प्लांट नया सीड बनाएगा तो उस प्लांट में मेल स्टेरिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि ये कैसा है? नॉन हेरिटेबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैसा है? नॉन हेरिटेबल। जबकि इससे पहले हमने जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पढ़ी वो हेरिटेबल था, एक बार आ गई तो मतलब वो बार बार ट्रांसफ़र होगी। जैसे कि हम बात करते हैं म्यूटेशन, म्यूटेशन कैसा होता है? हमेशा हेरिटेबल, सडन हेरिटेबल चेंजेस। तो म्यूटेशन की डेफिनेशन में हेरिटेबल शब्द आता है। तो म्यूटेशन कैसा होता है? हेरिटेबल। म्यूटेशन की मदद से जो भी चेंजेस होंगे वो हेरिटेबल होंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होंगे। जबकि यहाँ म्यूटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम डायरेक्ट केमिकल ट्रीटमेंट से मेल स्टेरिलिटी ला रहे हैं, जिसे कहते हैं केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। इसलिए ये नॉन हेरिटेबल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये कैरेक्टर नहीं जाएगा अगर हम उसे केमिकल से इंड्यूस करा रहे हैं तो। ये सिर्फ उसी पीढ़ी में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केमिकल जिससे हम मेल स्टेरिलिटी कॉज करते हैं उन केमिकल को कहा जाता है गैमीटोसाइड। ये है इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आता है कई बार। गैमीटोसाइड क्या होता है? गैमीटोसाइड वे केमिकल है जिससे मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस्ड होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि भाई वो केमिकल के नाम बताओ, एक हाथ कौन कौन से केमिकल हैं। तो यहाँ पर आप याद रखो, एक है NaA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, एक है MH मैलिक हाइड्रोजाइड, एक है GA3 जिसको बोलते हैं अपन जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, हाँ एक और है अपना सबसे इम्पोर्टेंट इथरेल। इथरेल आप लोग याद करो, मैंने शुगर केन में पढ़ाया था। इथरेल का यूज़ कहाँ होता है? फ्लोरिंग को रोकने के लिए, इनफ्लोरोसेंस को रोकने के लिए। एरोइंग प्रोसेस आती है ना, शुगर केन अगर ढंग से मैच्योर नहीं हुआ है, राइपनिंग नहीं हुआ है और फ्लावरिंग आ गई है, तो फ्लावरिंग आने पर क्या होता है? उसका सुक्रोज कंटेंट और कम होने लगता है। तो सुक्रोज कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए, एरोइंग प्रोसेस को रोकने के लिए हम इथरेल ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि राइपनिंग थोड़ी देर के लिए अपन को राइपनिंग के लिए और समय मिल जाए, फ्लावरिंग थोड़ा सा लेट आए। तो इस इथरेल का यूज़ हम गैमीटोसाइड की तरह भी कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया फोर्थ। पांचवा है अपना ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। इसमें हम नाम से समझ में आ रहा है, मतलब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उस प्लांट के अंदर कोई दूसरा जीन जाकर इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो उस मेल स्टेरिलिटी को कहेंगे ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी।
ये एक्चुअल में जो ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी है ना, ये GMS ही है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ही है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जो चेंजेस ला रहे हैं ना वो न्यूक्लियस वाले जीन में ही ला रहे हैं। तो ये एक टाइप का जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ही है और ये हेरिटेबल होता है, ये नॉन हेरिटेबल नहीं होता है। नॉन हेरिटेबल सिर्फ एक है 5 में से, वो है आपका केमिकली इंड्यूस, बाकी सब कैसे होते हैं, हेरिटेबल ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और वो एग्जाम्पल, वो टेक्निक है बर्नीस बस्तर टेक्निक। बर्नीस बस्तर टेक्निक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आप लोगों ने अगर सुना हो, अभी इंडिया के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड डेवलप किया गया है, GM मस्टर्ड, तो वो जो GM मस्टर्ड है ना वो इसी टेक्निक से डेवलप किया गया है। इस GM मस्टर्ड के अंदर एक्चुअली में यहाँ पर 3 जीन होते हैं, एक बर्स्टार और एक होता है बर्नीस। ये तीनों जीन जो हैं आपके यहाँ, इसमें जो जीन लिए जाते हैं ना वो एक बैक्टीरिया से लिए जाते हैं, सॉइल बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस अमाइलोलिक्यूफेशियंस। ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना आप, बैसिलस अमाइलोलिक्यूफेशियंस से जीन लिया गया है। उस जीन को इस जेनेटिकली मॉडिफाइड इस मस्टर्ड के अंदर डाला गया है, और इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को कैसा बनाया गया है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। इसकी विशेषता क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की, कि जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। अच्छा, वो वैरायटी कौन सी है, उस वैरायटी का नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया है धरा मस्टर्ड हाइब्रिड। धरा मस्टर्ड हाइब्रिड। इस पर हालांकि कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अब पता नहीं कई जगह पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है, ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं अभी भी कोर्ट केस है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम DMH11, धरा मस्टर्ड 11 इस वैरायटी का नाम है। इसको डेवलप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वहाँ के फॉर्मर वाइस चांसलर थे, VC थे दीपक पेंटल, और उनकी टीम थी पूरी जिन्होंने इसको डेवलप किया। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड से। एक तो इसका नाम धरा मस्टर्ड हाइब्रिड, अगर ये सक्सेसफुली हो गया, डेवलप तो हो चुका है, अगर ये कल्टीवेटेड कमर्शियली कल्टीवेशन के लिए मार्केट में आ गया, तो ये इंडिया का सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड कह सकते हैं अपन कंज्यूम्ड क्रॉप होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड कंज्यूम्ड क्रॉप। क्योंकि हमारे इंडिया में अभी तक सिर्फ एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और वो है आपकी BT कॉटन। लेकिन ये BT कॉटन को हम कंज्यूम नहीं करते, इसको हम खाते नहीं हैं, ये खाने वाली नहीं है, ये कमर्शियल अपने उसके लिए है, बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, लेकिन कंज्यूम्ड खाने वाली क्रॉप सबसे पहले यही होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, इंडिया की सबसे पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड कंज्यूम्ड क्रॉप। ठीक है, ईटेबल क्रॉप। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड इसी बर्नीस बस्तर टेक्निक से बनाई गई है, और ये बर्नीस बस्तर टेक्निक क्या है, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करने का एक तरीका है। तो ये तो बात की अपन ने मेल स्टेरिलिटी की, 5 टाइप की मेल स्टेरिलिटी है। ठीक है, यहीं से मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।